हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, सीक्वल सर्वर क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर डीबीएमएस के बारे में बात करूँ तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप लोगों को पता ही होगा। अब डीबीएमएस का फंक्शन जनरली क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपका डेटाबेस है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई डेटाबेस है, डेटाबेस कोई भी हो, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, नोएसक्यूएल, कोई टाइप का कोई भी डेटाबेस हो। ये कोई डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस में जनरली आप क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटाबेस में आप लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। पर डेटा को स्टोर करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई क्लाइंट है, क्लाइंट को यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करेगा कैसे? तो ये डेटा स्टोर करेगा, ये क्लाइंट क्या करेगा, डीबीएमएस से कांटेक्ट करेगा। डीबीएमएस का मतलब क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, एक तरह से इंटरफेस का काम करता है क्लाइंट और आपके डेटाबेस के बीच में। तो जब भी जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन, जैसे कर्ट ऑपरेशन के बारे में मैं बात करूं, कोई भी डेटा को क्रिएट करना हो, इंसर्ट सॉरी क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो, या डेटा को रीड करना हो या डिलीट करना हो, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डीबीएमएस। और डीबीएमएस क्या करेगा, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्लाइंट का मदद करेगा, एक तरह से समझिए। तो ये जो डेटाबेस है, जनरली क्या समझे कि एक तरह से इंटरफेस का काम करता है माई सिक्वल और सिक्वल के बीच में। और जैसे मान लीजिए, जैसे पहले हम लोग यूज करते थे फाइल सिस्टम, फाइल जैसे हम लोग पहले डेटा फाइल में रखते थे, तो वहां पर डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर कुछ मतलब आया एमएस एक्सेस टाइप का डेटाबेस। तो उस सब डेटाबेस में भी जो फीचर था, जैसे स्केलेबिलिटी का फीचर हो गया, या फिर सिक्योरिटी का फीचर हो गया, या ड्राइविंग का फीचर हो गया डेटा का, वो सब भी बहुत ही फास्ट था, बहुत ही कठिन प्रोसेस था। और सिक्योरिटी सब तो प्रोवाइड ही नहीं करता था ज्यादा एडवांस लेवल पे एमएस एक्सेस। पर डीबीएमएस जो है, कर्ड ऑपरेशन के अलावा भी बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी हो गया, या जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस हो गया। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको डेटा फेच करना है, तो वो सब एक एक्यूरेट डेटा। तो मान लीजिए अगर क्लाइंट ए रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे ये कोई लाइब्रेरी है और ये कोई लाइब्रेरियन है। तो यहाँ लाइब्रेरियन ऐसा समझिए, ये डीबीएमएस है। ऐसा समझिए ये डीबीएमएस है। ये क्या करता है, ये पूरा लाइब्रेरी को मैनेज करता है। यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बुक्स रखे हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन आया, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया। अब ये क्लाइंट क्या करेगा, सीधा जाके ये लाइब्रेरी से बुक तो नहीं ले सकता है ना, क्योंकि इसका यहाँ एक्सेस ही नहीं है। ये लाइब्रेरी, अभी ये क्लाइंट क्या करेगा, डेटाबेस मतलब पूरा लाइब्रेरी पे एक्सेस नहीं है इस क्लाइंट का। तो यह क्या करेगा, इसको जैसे जो भी काम करना है, जैसे बुक लेना है, या बुक को अपडेट करना है, या कोई दूसरा बुक लेना है, या बुक को रखना है, जो भी कुछ करना है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीबीएमएस जो यहाँ पे लाइब्रेरियन है उससे कांटेक्ट करेगा। अब ये लाइब्रेरियन जो है पहले ये वेरीफाई करेगा कि ये सही यूजर है कि नहीं, ये सही क्लाइंट है कि नहीं। अगर ये क्लाइंट सही है तो उसके बाद ये क्या करेगा, लाइब्रेरियन इसका मदद करेगा एक तरह से कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने में। जैसे बुक रखने में, बुक रखना हो या बुक लेना हो या बुक को हटाना हो, जो भी काम होगा लाइब्रेरियन एक तरह से समझिए परफॉर्म करेगा। ऐसा समझिए यहाँ पे कि लाइब्रेरियन एक तरह से इंटरफेस हो गया, और क्लाइंट और ये जो आप है, पर्सन है, और लाइब्रेरी के बीच में एक तरह से समझिए दीवार इंटरफेस है, जरिया है बुक्स प्राप्त करने का। अब यहाँ पे सवाल आता है, जैसे मान लीजिए ये लाइब्रेरियन है, तो इसका अपना तरीका है बुक रखने का। मान लीजिए ये ऐसा इसका सिस्टम है कि ये मान लीजिए ये कोई ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। तो ये क्या किया है, एक ब्लॉक में एक टाइप का बुक रखा है। या ऐसा भी हो सकता है कोई अलग अलग स्लिप्स होगा, सेल्फ, उसमें कवर्ड में बुक रखा होगा अलग अलग तरीके का। मतलब वो लाइब्रेरियन पे डिपेंड करता है वो किस टाइप से बुक रखे। तो यहाँ पे जैसे ये डेटा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताब रखने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे उसी तरह यहाँ डेटाबेस है, जैसे मान लीजिए सीक्वल, माई सीक्वल। ये सब जो माई सीक्वल सीक्वल है, आरडीबीएमएस टाइप का डेटाबेस है। आरडीबीएमएस क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये ऐसा समझिए, सिक्वल माई स्क्वल क्या है, आरडीबीएमएस टाइप का डेटाबेस है। मतलब आरडीबीएमएस का एक एग्जांपल है सिक्वल माई स्क्वल। उसी तरह नो स्क्वल भी होता है, नो सिक्वल। तो वो भी एक तरीका हो गया डेटाबेस रखने का। तो वो डेटाबेस में जिस प्रकार का डेटा रख रहा है, जैसे डेटाबेस का टाइप है, मतलब उसको इस तरह का डेटा रखना है, मतलब इस फॉर्मेट में डेटा रखना है, सही बात बोले तो सही तरीका है, इस फॉर्मेट में डेटा रखना है। जैसे आरडीबीएमएस में क्या हो गया, डेटा रखाता है किस फॉर्मेट में, डेटा रखाता है हमारा जनरली टेबल के फॉर्मेट में, डेटा रखाता है हमारा आरडीबीएमएस में। उसी तरह नो स्क्यूएल में की वैल्यू पेयर के की वैल्यू टाइप में, ऐसा टाइप में डेटा रखवाता है। तो हम लोग अभी आरडीबीएमएस के बारे में इसमें अभी आगे जानेंगे। तो ये डेटाबेस मतलब डेटा किसी भी फॉर्मेट में रखाता है, ऊपर मैनेज कौन करता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या करता है, पूरा कर्ड ऑपरेशन जितना भी टाइप का सिक्योरिटी हो, सारा कुछ परफॉर्म कौन करेगा, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये काम है डीबीएमएस का। अगर मैं अब आरडीबीएमएस के बारे में बात करूं, तो आरडीबीएमएस का मतलब ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो आरडीबीएमएस, तो ऐसा मतलब ऐसा समझिए ये काम किस मॉडल पे करता है, रिलेशनल मॉडल पे। रिलेशनल मॉडल क्या हुआ,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 टेबल है, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 टेबल है। एक टेबल, पहले तो एक बात बता दूँ, आरडीबीएमएस में जो डेटा रखने का जो फॉर्मेट है, ये डेटा रखता है टेबल फॉर्मेट में, मतलब टेबल में डेटा रखता है। आप कैसे भी रखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट नाम का एक स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पे मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर और यहाँ पे आईडी या नाम पता जो भी है इस टेबल में रखा हुआ है। तो एक जो ब्लॉक होगा, मतलब एक जो रो है, ये रो, एक रो में एक स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है, मतलब ऐसा समझिए एक एंटिटी का डेटा रखा गया है, ऐसा समझिए। ये इसको रो को बोलते हैं टुपल हम लोग, ऐसा समझिए एक टुपल है ये, और ये पूरा टेबल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्कीमा। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक एक कॉलम, जैसे एक आईडी कॉलम हो गया, नेम कॉलम हो गया, तो एक एक कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मान लीजिए रिलेशनल मॉडल, पहले मैं समझा दूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा रखा गया है, उसी तरह यहाँ पे कोर्स का डेटा है, यहाँ पे एक डीबीएमएस का कोर्स है, या यहाँ पे पाइथन का कोर्स है, अलग अलग टाइप का कोर्स और ड्यूरेशन रखा गया है। अब मान लीजिए यहाँ कोई स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, ये सी है। अब यहाँ पे ए इनरोल करना चाहता है डीबीएमएस में, सॉरी, और बी इनरोल करना चाहता है पाइथन में, और सी भी इनरोल करना चाहता है पाइथन में, ठीक है? तो हम लोग पता कैसे करेंगे, दोनों के बीच रिलेशन तो कुछ होगा, तब ना पता चलेगा हाँ ए डीबीएमएस में इनरोल करना चाहता है, या बी पाइथन में इनरोल करना चाहता है, या सी पाइथन में इनरोल करना चाहता है। तो सबसे पहली बात एक और बता दूं, ये जनरली मान लीजिए एक पूरा टुपल को ऐसा समझिए, एक पूरा रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, और इस यूनिक आइडेंटिफायर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ऐसा मान लीजिए एक कॉलेज का बात एग्जांपल दूं मैं, तो कॉलेज में जैसे मान लीजिए ए अंकित हो गया, अमित हो गया, सबका नाम का बहुत लोग, मतलब एक ही नाम का बहुत बच्चा कॉलेज में रहता है, पर उस बच्चा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, वहाँ पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। उसी तरह यहाँ पे एक हम आईडी दे रहे हैं, आईडी यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हम लोग आईडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक को। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका इसका एक आईडी 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 में पाइथन लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चल रहा है ये जो है यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है, ये यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंस की एक तरह से काम होगा, ये हमारा कोर्स नाम का टेबल में। तो ये रिलेशन पैदा कर रहा है यहाँ पे, ये हम फॉरेन की मदद से हम लोग रिलेशन पैदा कर रहे हैं कि हाँ ये जो है वो डीबीएमएस में इनरोल कर रहा है। कैसे पता कर रहे हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे फॉरेन की है उसके माध्यम से। तो इसी तरह आरडीबीएमएस एक तरह से मुझे रिलेशन मॉडल पे काम करता है, और ये डेटा रखने का फॉर्मेट है उसका टेबल फॉर्मेट, मतलब रो कॉलम फॉर्मेट में रखता है डेटा, और टेबल में रखता है डेटा। ये जनरली आरडीबीएमएस का है। और हम लोग अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आरडीबीएमएस की बात करें, तो मैंने ये बता दिया कि हम लोग एक पूरा रिकॉर्ड को हम लोग आइडेंटिफाई किससे करते हैं। एक हम लोग रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई के लिए हम लोग प्राइमरी की रखते हैं, प्राइमरी की से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बात और बता देते हैं, आरडीबीएमएस जो है, मतलब ये जो हम लोग एसिड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, आगे बताऊंगा मैं एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। फिलहाल हम लोग ये जान जाते हैं कि एसिड आरडीबीएमएस जो है एसिड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी जो भी है, इसको सेटिस्फाई करता है आरडीबीएमएस, ठीक है? और उसके बाद आरडीबीएमएस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल के लिए होता है, क्योंकि जो एमएस एक्सेस जो पहले थे फाइल में जो डेटा रखते थे हम लोग, उससे काफी बेटर है आरडीबीएमएस। पर आरडीबीएमएस भी बहुत ही लार्ज डेटा, बिलियंस ट्रिलियंस में आजकल डेटा का जमाना है। फेसबुक हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब बहुत सारे डेटा रहते हैं, लोग बिग डेटा पे काम होता है यहाँ पे, क्योंकि आरडीबीएमएस का भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है, पर इतना भी लार्ज अमाउंट, बिलियन ट्रिलियन, बहुत अगर मान लीजिए डेटा होगा, तो उस केस में लोग बिग डेटा का यूज करते हैं। पर यहाँ पे आरडीबीएमएस समझ रहे हैं अभी, तो आरडीबीएमएस समझिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है एज कम्पेयर टू एमएस एक्सेस और आपका जो फाइल सिस्टम था पहले, ठीक है? और यहाँ पे एमएस माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, या एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल सर्वर, ये सब जो है आरडीबीएमएस का एक तरह से समझिए एग्जांपल है, ठीक है? के बारे में बात करूं तो इसमें मेनली 4 टर्म आते हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या होता है? और एटॉमिसिटी का मतलब समझिए, मान लीजिए अगर कोई ट्रांजेक्शन पूरा हो रहा है, ट्रांजेक्शन मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तो वो ट्रांजेक्शन या तो पूरा खत्म होना चाहिए या तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीच में ये ट्रांजेक्शन बंद हो गया, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन में 5 स्टेप है, ठीक है? अगर मान लीजिए तीसरा स्टेप में ट्रांजेक्शन इरप्ट हो गया या बंद हो गया या कोई कारण से शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये रोल बैक हो जाएगा और ये ट्रांजेक्शन फिर से शुरू से स्टार्ट होगा। या तो ये ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नहीं तो अगर बीच में बंद हो रहा है तो ये ट्रांजेक्शन फिर से शुरुआत से स्टार्ट होगा। तो यही है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझिए, वैल्यू शुड ऑलवेज रिमेन प्रिजर्व्ड। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई ए का अकाउंट है, ये कोई बी का अकाउंट है, और ये कोई सी का अकाउंट है, ठीक है? तो एक अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपए है और बी के अकाउंट में 50 रुपए है, ठीक है? बी के अकाउंट में कितना, 50। अब मान लीजिए ए ने क्या किया, 50 रुपए क्रेडिट किया बी को, ठीक है? तो जब 50 रुपए ए क्रेडिट करेगा तो इसके अकाउंट में पूरा ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद कितना बचना चाहिए, 50, और बी के पास कितना होना चाहिए, 100।
अगर ये वैल्यू एक ट्रांजेक्शन के बाद प्रिजर्व्ड है, मतलब अगर मान लीजिए एक पूरा ट्रांजेक्शन पूरा खत्म हो गया, ए के पास 50 है, मतलब ये पूरा प्रिजर्व हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, और बी के पास भी उतना ही है, तो इसको ही बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब ये पूरा प्रिजर्व होना चाहिए। एक ट्रांजेक्शन, मतलब अगर मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन और दो ट्रांजेक्शन में आपस में हो रहा है एक्सचेंज, जैसे ए और बी की यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज, तो अगर ए ट्रांजेक्शन किया है बी को, मतलब पैसा 50 रुपए भेजा है, और बी बी एक्सेप्ट कर रहा है 50 रुपए, तो वो दोनों की तरफ रिजल्ट सेम होना चाहिए, मतलब ए की तरफ भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बी की तरफ भी होना चाहिए। ये नहीं कि ये 50 रुपए भेज दिया तो यहाँ पे 100 तो हो गया, पर यहाँ अभी भी 50 दिख रहा है, और सी जब यहाँ पे देख रहा है कि इसके अकाउंट में कितना है, तो सी को कितना दिखना चाहिए आफ्टर ट्रांजेक्शन 50, पर अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है 100। तो इसको प्रिजर्व नहीं बोलते, इसको कंसिस्टेंसी नहीं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये नहीं रहना चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, मतलब वैल्यू जो है प्रिजर्व रहना चाहिए आफ्टर ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है आइसोलेशन। और रियल वर्ल्ड केस में क्या होता है, ऐसे तो सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन नॉर्मली होता नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन पैरेलली होते हैं। तो जनरली जब ट्रांजेक्शन पैरेलली होते हैं तो इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आइसोलेशन के केस में क्या होता है, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये नॉर्मली इसमें जो पैरेलल मतलब होता है, पैरेलल ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको जनरली क्या किया जाता है कि सीरियल ट्रांजेक्शन में बदलने का कोशिश किया जाता है। सीरियल ट्रांजेक्शन में क्या किया जाता है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी को बदलने का कोशिश किया जाता है। तो ऐसे ही आइसोलेशन बोलते हैं जनरली। इतना सिंपल सा भी समझिए, हम लोग को सिर्फ इतना समझिए भी कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये नहीं हो रहा है कि वैसे मान लीजिए ए बी को ट्रांजेक्शन कर रहा है, सी डी को ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, आपस में मतलब मिलेंगे नहीं, दोनों अपना अलग अलग ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे। तो ये था हमारा आइसोलेशन। और तीसरा हमारा, सॉरी, चौथा लास्ट ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी डेटा लास्ट में क्या होगा, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये सब वैल्यू तो डेटाबेस में रखा रहता है 100 50, तो मान लीजिए जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो डेटाबेस में क्या होगा, परमानेंट चेंज हो जाना चाहिए। डेटाबेस में मतलब परमानेंट चेंज होना चाहिए, मतलब कमिट हो जाना चाहिए। वैसे मान लीजिए ये जब ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये 50 रुपए अब डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि ए के पास अब 50 रुपए है, मतलब ये परमानेंट चेंज होना चाहिए डेटाबेस में। इसी को बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ये मेन 4 एसिड प्रॉपर्टी थे। एसिड प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए। अब एसिड प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग ऐसा समझ जाते हैं सिक्वल क्या है। सिक्वल का सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका एग्जांपल बोल रहा हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये होता है। और हम लोग स्ट्रक्चर समझ गए, एक तरह से आरडीबीएमएस का एग्जांपल है। आरडीबीएमएस में जैसे हम लोग टेबल डेटा रखते थे टेबल में, उसी तरह सिक्वल भी एग्जाम्पल है। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि सिक्वल में भी डेटा टेबल फॉर्मेट में ही रहेगा, रो कॉलम में रहेगा डेटा। तो यहाँ पे मतलब एसक्यूएल में हम लोग डेटा रखने के लिए तरह तरह के कमांड परफॉर्म करते हैं, मतलब कमांड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कमांड जो लिखते हैं, तो कमांड को कुछ कैटेगरी में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी में क्या किया, कमांड को हम लोग बांट दिए, जैसे कि डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, क्वेरी स्टेटमेंट हो गया, टीसीआई, डीसीएल। ये 5 कैटेगरी में जनरली हम लोग बांट दिए कमांड को। सबसे पहले क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। इसमें जनरली वो सब कमांड आते हैं जो कि एक आपके डेटाबेस हो या टेबल को क्रिएट करने के काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आप टेबल क्रिएट कीजिएगा एक तरह से, तो टेबल जो क्रिएट कीजिएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिएगा, स्कीमा जो क्रिएट कीजिएगा, तो उसको पूरा जो मैनेज करने के लिए जो कमांड होते हैं वो हमारे डीडीएल में रखे गए हैं। उसी तरह डीएमएल आया उसके बाद, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मान लीजिए ये कोई एक कॉलम, एक रो है आपका, एक रो में आपका डेटा रखा हुआ है। तो इस डेटा में मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा ए नाम का कोई लड़का है, उसके रिलेटेड ये डेटा रखा गया है। पहले ये रहता था पटना में, अब ये अपना चेंज कर लिया एड्रेस। तो ये जो अब इस अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज करना चाहता है, तो ये जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है जो टेबल के, उसको चेंज करने के लिए जो कमांड जनरली यूज होते हैं, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, उसको हम लोग रखते हैं डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको फेच करना है कोई अपने टेबल या डेटाबेस से कोई भी डेटा, तो उसके लिए हम लोग एक सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसको क्वेरी स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। तो वो हमारा तीसरा कैटेगरी है। फिर अगर हम लोग चौथा कैटेगरी का बात करें, कमिट, कमिट हो गया, सेव हो गया, सेव पॉइंट हो गया, रोल बैक हो गया, ये सब जो डेटा है, ये सब जनरली मतलब जो इस, सॉरी, टीसीएल कैटेगरी में वो सब डेटा आते हैं जो कि आपने जो डेटा डीएमएल में चेंज किया था। जैसे मान लीजिए ये जो चेंज हुआ है डेटा आपका, तो ये सब चेंज को परमानेंट चेंज करने के लिए हम लोग कमिट करते हैं। सेव पॉइंट मतलब हो गया, मान लीजिए ए अभी क्या किया, ए से जेड तक हमको काम करना है, ठीक है, तो ये बीच में अभी सी तक काम किया है, तो यहाँ पे एक सेव पॉइंट किया, मतलब यहाँ पे एक अपना सेव कर लिया। तो ऐसा समझिए, तो एक पॉइंट पे ये सेव कर लिया कि अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे बीच में कहीं गड़बड़ आ गया, तो ये फिर ये सी पे जाएगा, मतलब
सी पे अब ये जाएगा वापस, ए पे इसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटोमिसिटी में क्या होता है, अगर बीच में कहीं गड़बड़ आ गया तो क्या होता है, ये पूरा ट्रांजैक्शन फिर से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे अगर बीच में हम, क्योंकि हम लोग सी पे जाएंगे, क्योंकि सी एक सेव पॉइंट है इसका, मतलब यहाँ पे एक बार डेटा आप सेव कर चुके हैं, उसी तरह समझिए। फिर उसके बाद रोल बैक आ गया। रोल बैक मतलब वही कि अगर चेंज बीच में, मान लीजिए इसको रिवर्ट करना चाहते हैं, तो एक तरह से समझिए रिवर्ट करना चाहते हैं, बीच में आ गया कोई गड़बड़ हो गया, आप इसको फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, रोल बैक करना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोल बैक। जो हमारा पांचवा कैटेगरी है वो जनरली परमिशन रिलेटेड है, कि आप किसको किसको परमिशन देना चाहते हैं, ग्रांट करना चाहते हैं। ग्रांट मतलब देना हो गया, रिवोक मतलब परमिशन लेना हो गया। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरी में एसक्यूएल कमांड को बांटा गया है, डीडीएल, डीएमएल, क्वेरी स्टेटमेंट, टीसीएल, डीसीएल। तो मुझे पता आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली यही था हमारा आरडीबीएमएस, डीबीएमएस और सीक्वल। और मैंने एसिड प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को एक बेसिक सा चीज बता दिया, बेसिक आप लोगों को जानकारी मिल गया कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये अब बेसिकली पहला वीडियो था जिसमें मैंने आप लोग को पूरा डेफिनेशन समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है, और ये सीरीज में मैं अब एसक्यूएल कमांड के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।